गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑलराइट, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आप ध्यान से देखें तो जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, राइट। और लेक्चर 8 तक आपको रिवीजन करना है। कहीं ना कहीं आप होमवर्क देख के समझ सकते हैं कि आपको मैंने सारा होमवर्क दे दिया है मॉड्यूल का, एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस, राइट। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 1 में कुछ एक कंसेप्ट बचे हैं, कुछ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बचे हैं, लेकिन आप एज पर न्यूमेरिकल सारा सवाल, सारा रेस वेस सब कर सकते हैं। तो पहले आप इतना करें, बाकी होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। इज क्लियर? अगर आप चाहें, आपको समय लगता है, कोई बच्चा ऐसा हो सारा काम कर लिया है तो वो रेस भी कंप्लीट कर सकता है। और अगर ये भी कंप्लीट कर लेते हो तो बच्चों आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, पिछली क्लास का हैंडआउट क्या बात कर रहे हैं, मिला नहीं था क्या? एक बच्चा मुझसे कह रहा था पिछली क्लास का हैंडआउट, क्या आपको हैंडआउट लिंक पर नहीं मिला था? क्या पिछली क्लास का हैंडआउट लिंक पर नहीं था? मिल गया था ना? ऑलराइट, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की। नहीं, अभी आज होगा बेटा। यार मैंने कहा था ना आपको, मैंने होमवर्क दे दिया था, बट आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक के सवाल नहीं कराए थे, वो आज आपको कराऊंगा, वो आज बन जाएगा। तो आप देखो ना ध्यान से, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको 1 to 77 दिए थे, आज भी दे रहा हूं, तो क्या वजह है? वजह ये है कि उनमें से बहुत सारे सवाल आप आज सीखोगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? ऑलराइट। अमन बेटा, वो आप मुझे अलग से पूछना है ना, केवल वो आपका डाउट है, वो आप मुझसे अलग से पूछना क्लास के बाद। कोई बात नहीं, वो लिंक पर भी तो है, लिंक से आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया था। क्लियर? अब एक मिनट, मैंने आपको क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया था। और क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या मिला। तो हमने जितने केसेस पढ़े उनमें मैं आपको यही सिखा रहा था कि क्या क्या प्रोडक्ट मिला, मतलब एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सीख रहे थे, राइट। कि जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये मिलेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जो जो मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, लेट्स से अब ये 2 इलेक्ट्रोड है, इनके थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो एनोड पर या कैथोड पर हमें जो भी प्रोडक्ट मिला है वो कितना मिला है, ये कैसे बताएं। तो ये सिखाने के लिए मैं आपको केवल 3 कंसेप्ट बताऊंगा। कहीं ना कहीं कंसेप्ट एक ही है, बट 3 स्टेप बताऊंगा, राइट। तो एक कंसेप्ट से सारे सवाल बनेंगे, और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। वो कंसेप्ट क्या है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या, कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज Na इलेक्ट्रॉन, वही 1 फैराडे चार्ज है, वही 96500 कूलॉम है। मतलब कहीं ना कहीं आप सब इसे जानते हैं कि जो 1 फैराडे होता है वास्तव में वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज है वही होता है, जो कि कूलॉम में 96500 कूलॉम होता है। सबसे पहला कंसेप्ट, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। दूसरा कंसेप्ट, अगर हमें किसी भी आयन को, किसी भी कैटायन को या किसी भी एनायन को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करना है तो हमें उसे देना होगा चार्ज। जब तक उसे चार्ज नहीं मिलेगा तब वो रिड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है कॉपर 2+। कॉपर 2+ का 1 मोल है, इसे जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे चार्ज मिलेगा तभी 1 मोल कॉपर का हमें ऑब्टेन होगा। मतलब अगर हमने इसी कॉपर को, ठीक है, 2 फैराडे की बजाय 1 फैराडे दिया होता तो शायद इस कॉपर आयन का
हमें 1 मोल नहीं हाफ मोल मिला होता। मतलब अगर किसी को रिड्यूस कराना है तो उसे देना होगा चार्ज, जो हम नहीं, जो बैटरी देती है, राइट। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, आपको याद हो, तो उसका सेटअप कुछ ऐसा था। उसमें एक निगेटिव टर्मिनल था, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल था। जो निगेटिव टर्मिनल हुआ करता था उसे अपन कहते थे कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ करता था उसे अपन कहते थे एनोड, राइट। तो कैथोड पर जो आयन आके रिड्यूस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और उसे इलेक्ट्रॉन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि बैटरी से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्लो, जो कि कैथोड पे आके एनायन एक्सेप्ट कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। जिस आयन को रिड्यूस करना है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज देना होगा। मींस टू से, अगर यहां पर कॉपर 2+ नहीं Ag+1 होता, तो हमने अगर इसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन दिया होता तो Ag का हमें 1 मोल डिपॉजिट होके मिला होता। इन द सेम वे, अगर सिल्वर नहीं Al3+ रहा होता तो हमने इसे 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराड चार्ज दिया होता और हमें एल्युमिनियम का 1 मोल मिला होता। जिस सब्सटेंस को हमें रिड्यूस करना है या डिपॉजिट कराना है उसी के अकॉर्डिंग हमें चार्ज देना है। कॉपर 2+ के 1 मोल को पाने के लिए 2 फैराडे चार्ज लगा, तो वहीं पे सिल्वर के 1 मोल को पाने के लिए 1 फैराडे चार्ज लगा, तो वहीं एल्युमिनियम के 1 मोल को पाने के लिए 3 फैराडे चार्ज लगा। मतलब जिस आयन पे जैसा चार्ज होगा उसकी चार्ज रिक्वायरमेंट भी वैसी ही होगी। अगर किसी सब्सटेंस पे चार्ज +2 का है तो उसकी चार्ज रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, +1 का है तो आप देख सकते हैं +3, या कोई दूसरा चार्ज है तो आप देख सकते हैं। दिस विल बी द कंसेप्ट नंबर 2। बच्चों, ये सच है कि अलग अलग आयन को अलग अलग चार्ज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है, दुनिया में किसी भी आयन को अगर आप 1 फैराडे चार्ज देते हैं, राइट, कितना चार्ज देते हैं? 1 फैराडे। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी आयन हो, एक बात डैम श्योर है, और वो ये कि 1 फैराडे से हमें उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। कॉपर 2+ से कॉपर बनाने के लिए 2 फैराडे चार्ज देना होगा। मतलब कॉपर के 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सिल्वर के 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। Al के 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए 3 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने इन सभी को मात्र 1 फैराडे चार्ज दिया होता तो चाहे वो कॉपर 2+ है, चाहे वो Ag+ है, चाहे वो Al3+ है, इन सभी का हमें 1 फैराडे चार्ज देने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पक्का मिला होगा। द कंसेप्ट इज 1 फैराडे चार्ज will deposit or will liberate 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर वो कोई मेटल है तो उसे डिपॉजिट करेगा, अगर वो कोई गैस है तो उसे लिबरेट करेगा। इट डजंट मैटर वट एवर बी द सब्सटेंस, द थिंग विच मैटर इज अगर 1 फैराडे चार्ज है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। बच्चों, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 फैराडे से अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला तो कितना वेट मिला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 फैराडे। उल्टा सोचो, मैंने कहा बैटरी से 1 फैराडे चार्ज आया। अच्छा, बैटरी से 1 फैराडे चार्ज आया, गारंटी है जो सब्सटेंस वहां डिपॉजिट हो रहा या जो गैस वहां लिबरेट हो रही उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। मैंने कहा 2 फैराडे चार्ज है तो पक्की बात है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिपॉजिट हो रहा तो उसका वेट 2 ग्राम इक्विवेलेंट से आएगा, अगर कोई गैस लिबरेट हो रही है तो उसका वॉल्यूम 2 ग्राम इक्विवेलेंट से आएगा। सब्सटेंस क्या है इससे मतलब नहीं है, अगर 1 फैराडे है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बात पक्की है। सर ये तो समझ में आता है कि 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे से 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे 3 ग्राम इक्विवेलेंट, एन फैराडे n ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आता है, लेकिन सर उसका वेट कितना आता है? मींस अगर इस इलेक्ट्रोड से बैटरी से 1 फैराडे का चार्ज पास हुआ तो मुझे पता है कि जो सब्सटेंस आके यहां पे डिपॉजिट होगा
उसका मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, बट द क्वेश्चन इज उसका मुझे कितना वेट मिलेगा। बच्चों आप सब भली भांति जानते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट होता है, राइट। अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट को कर दिया 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे हो गया 1, तो आप देख सकते हैं उसका हमें जो वेट मिलेगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मिलेगा। इसे मैं शब्दों में ऐसे कहूंगा, कोई भी आयन हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज हो, जब हम उसका 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो उस सब्सटेंस का हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है, यानी कि जो वेट मिलता है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मिलता है। और मैंने आपको मोल कंसेप्ट में ये ढंग से सिखाया था कि आखिर इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट? किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या तो रिएक्शन करे या तो उसे डिस्प्लेस करे। आई होप आपको याद होगा। वेल दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2। अगर 1 फैराडे है, आप सब बोलेंगे 1 फैराडे चार्ज आया तो सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट आया। 2 फैराडे चार्ज है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे चार्ज है तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट, एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? बच्चों अब जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट आया तो सबसे पहले अपन अपने ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को खंगाल लेते हैं। हमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद है? आप सबको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ फैराडे, मैंने आपको सिखाया। तो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले कितने हैं? आपको जो ऑलरेडी फॉर्मूले पता है वो ये, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर मोल इनटू एन फैक्टर। अगर मोलैरिटी है तो होगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर नॉर्मेलिटी है तो होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? मतलब इसे आप ऐसे समझो, अगर सवाल हमसे वेट पूछेगा तो जो जहन में फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर सवाल हमसे मोल का डाटा देगा या मोल के बारे में पूछेगा तो जो फॉर्मूला आएगा आएगा मोल इनटू एन फैक्टर। अगर मोलैरिटी का डाटा देगा या मोलैरिटी के बारे में पूछेगा तो जो फॉर्मूला हमारे जहन में आएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। इन द सेम वे फॉर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बच्चों मैंने आपसे कहा हम इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने केस पढ़ते हैं या जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाए, उनमें या तो कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा था या तो कोई गैस लिबरेट हो रही थी। तो बच्चा मुझसे कहता है सर अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, मैंने कहा ठीक है, तो हम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे या ग्राम इक्विवेलेंट से हम उसका वेट निकाल लेंगे। लेकिन सर हम जितने केस पढ़ रहे थे उनमें गैसेस भी तो मिलती थी। मैंने कहा सही बात है सर, गैसेस का वेट निकालना क्या तुक है? मैंने कहा तुक नहीं है। तो सर गैसेस का क्या निकाल? मैंने कहा वॉल्यूम। सर सब्सटेंस का वेट निकालना है तो फॉर्मूला ये है, गैसेस का वॉल्यूम या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो क्या करें? मैंने कहा गैसेस के केस में अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो जो फॉर्मूला वेट वाला है उसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला गैसेस के लिए ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम वाला है। वो क्या है सर? वो है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बच्चा फिर मुझसे डाउट पूछता है सर हमें समझ में आता है जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर, तो सर हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जैसा फॉर्मूला वेट के केस में होता है वैसा ही फॉर्मूला यहां होता है, बस फर्क इतना है वो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर वेट होता है, यहां इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। बच्चा फिर मुझसे डाउट पूछता है सर ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मैंने कहा सो सिंपल यार, एक मोल का जो वॉल्यूम है वही मोलर वॉल्यूम है। तो बच्चा फिर मुझसे पूछता है सर एक मोल का वॉल्यूम कितना है? मैंने कहा अगर एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन है तो एक मोल का वॉल्यूम पूरी दुनिया को पता 20.4 लीटर है। बच्चों हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस के सवाल सॉल्व करेंगे सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में सोचेंगे। जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा। अब जब ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हम सोचेंगे या तो वेट का डाटा दिया होगा या तो मोल का डाटा दिया होगा या तो गैसेस के वॉल्यूम की बातें होंगी, राइट। बच्चों हमने जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के केस पढ़े उनमें 3 ही गैस बनती थी, या तो O2 या तो H2 या तो Cl2। मैंने कोई चौथी गैस आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि जितने केसेस मैंने आपको पढ़ाए वही आपका सिलेबस। अब सवाल है हम इन तीनों गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया
ग्राम इक्विवेलेंट फॉर गैसेस विल बी वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, राइट। और अगर हमें निकालना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो हमें पता करना होगा मोलर वॉल्यूम जो कि फिक्स है 22.4, तो सारा खेल किस पे बचा, एन फैक्टर का। अब क्योंकि आपने अभी रेडॉक्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है या जब रिडक्शन होता है उस केस में जो एन फैक्टर का कैलकुलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम ऐसे समझते हैं, जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो अपने पूरे केस में तीन ही गैस बनती है, या तो H2 बनती है, या तो Cl2 बनती है, या तो O2 बनती है। गैस क्या बनती है से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो गैस कैसे बनती है। H2 हमने जब जब बनाया उसे H प्लस से ही बनाया, Cl2 जब जब हमने बनाया Cl माइनस से ही बनाया, O2 जब जब हमने बनाया ऑक्साइड O2 माइनस से ही बनाया। मतलब जो एन फैक्टर का कैलकुलेशन होगा वो इसी केस में होगा। सर आप एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हो, भैया तभी तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आएगा। सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो, तभी तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। सर ग्राम इक्विवेलेंट क्यों चाहिए, भैया तभी तो फैराडे से रिलेट हो पाएगा। क्लियर, तो चलो निकालते हैं हम तीनों केसेस में ग्राम एन फैक्टर ताकि हम निकाल पाए ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो पहले वाले केस में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन फैक्टर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1। यहां पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, 0। अच्छा बताओ हम लोग एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, H2 का कि H प्लस का। हम लोग एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, H2 का कि H प्लस का, H2 का। हम लोग एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, Cl2 का कि Cl माइनस का, Cl2 का। हम लोग एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, O2 का कि O2 माइनस का, O2 का। अरे यार इसका तो एन फैक्टर पता है ना, Cl माइनस 1, H प्लस 1, O2 माइनस 2। इस पे चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। हम लोग किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं, H2 का, Cl2 का, O2 का, ऐसे निकाल रहे हैं। यहां पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1। यहां पे कितना चार्ज है, 0। एक हाइड्रोजन पे कितने का चेन, एक का। कितने हाइड्रोजन है, दो। कितने का चेन, दो का। व्हाट विल बी द एन फैक्टर 2। लो हमने एन फैक्टर निकाल लिया, तो लो हमने इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल लिया। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा 22.4 अपॉन 2 बराबर 11.2 लीटर। आज से आपको याद हो कि हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 11.2 लीटर। इज दिस क्लियर। इन द सेम वे Cl माइनस से बन रहा है Cl2, राइट। तो Cl2 पर चार्ज कितना है, एक क्लोरीन कितना चार्ज है, 0। कहां से कहां का चेंज हुआ, सर -1 से 0। तो एक क्लोरीन पे कितने का चेंज, एक का। दो क्लोरीन पे कितने का चेंज, दो का। व्हाट विल बी द एन फैक्टर बच्चों, 2। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वॉल्यूम बच्चों, 11.2 लीटर। इज दिस क्लियर। इन द सेम वे आते हैं ऑक्साइड से O2 पर। यहां पर O2 पर चार्ज क्या है, 0। यहां पर एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2। एक ऑक्सीजन पे कितने का चेन, दो का। तो दो ऑक्सीजन पे कितने का चेन, चार का। अरे समझ में आ रहा है क्या, एक ऑक्सीजन पे चेंज दो का, तो दो ऑक्सीजन पे चेंज चार का। तो एन फैक्टर हो गया 4, यानी कि जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो गया बच्चों को कितना हुआ, 22.4 बाई 4, बोले तो 5.6 लीटर। बोलो चलेगा। बच्चों हमेशा O2 ऑक्साइड से बने कोई जरूरी नहीं है, न जाने ऐसे कितने केस आपको मिल सकते हैं जब O2 बन रहा हो पेरोक्साइड से। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर O2 पेरोक्साइड से बनेगा तो बताओ एन फैक्टर कितना। अगर O2 पेरोक्साइड से बनेगा तो बताओ एन फैक्टर कितना। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एन फैक्टर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। -1 से गया 0 मतलब एक का चेंज, तो दो ऑक्सीजन पे देख दो का चेंज, यानी फैक्टर होगा 2, यानी कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा कितना, 10.2 लीटर। जाने अनजाने में हम जितने केसेस पढ़ रहे थे वो तीन केसेस थे। वो तो मैंने आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए चौथा पूछ लिया, लेकिन मैंने आपको जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस केसेस पढ़ाए उनमें O2 हमेशा ऑक्साइड से बनता है। मतलब सारी बातों की एक बात आप तो याद करोगे कि हम जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस केस पढ़ते हैं उनमें तीन ही गैस बनती है। एन फैक्टर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आपको याद से याद होना चाहिए तीन गैस बनती है, H2 और Cl2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 और O2 का है 5.6। क्या याद रख पाओगे, क्या याद रख पाओगे। दो का 11.2 है यार, एक का 5.6 है, कहां मुश्किल है। राइट, तो जब हम इसके सवाल करेंगे तो कभी वेट तो कभी वॉल्यूम वाला डाटा निकालेंगे। अक्सर हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऐसे ऐसे हमने निकाला। बातों बातों में ये भी बता दिया कोई नया केस हो तो कैसे निकालना है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस रेडॉक्स में आएगा। इज दिस क्लियर। ऑलराइट, तो अब होगी बात हमारी ग्राम इक्विवेलेंट की। मतलब हम जितने केस पढ़ने वाले हैं
सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट सोचना है, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मोल है तो मोल इनटू एन फैक्टर, वॉल्यूम वाला केस है तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्लियर? जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, तो कुछ एक फालतू की बातें जैसे फैराडेज लॉ, सर आप इसे फालतू बोल रहे हो, एग्जैक्टली मतलब मैं इसे बिना लॉ बोले पढ़ाऊं तो भी काम चलेगा। बताऊं कैसे? जरा सुनिएगा, आपको आता है यार, आपको आता है, देखना कैसे। बच्चे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास कॉपर 2+ है, ठीक है, मतलब मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो कल को आप फॉर्मूला लगा रहे हो, बोले कौन सा लॉ से आया, बोले लॉ क्या है, तुम्हारे कॉमन सेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी लॉ से आया है। अब कॉमन सेंस का सुनिएगा ध्यान से, ये कॉपर 2+ है, राइट, हमने कॉपर 2+, एक मोल है, एक मोल कॉपर 2+, खूब सारा कॉपर 2+ है, हमने इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 मोल नहीं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन दिए, राइट। तो बताओ कितने कॉपर डिपॉजिट होंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने कॉपर डिपॉजिट होंगे, बोलो बच्चों, केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने कॉपर डिपॉजिट होंगे? बच्चा कहेगा सर कॉपर का एक एटम डिपॉजिट होगा। अरे समझ पाए क्या? 2 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक एटम। अच्छा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने मतलब बैटरी ने दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 एटम। इतने टैलेंटेड है यहाँ पे यार। मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए तो अभी कितने कॉपर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए तो अभी कितने कॉपर? सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए तो अभी आपको कॉपर मिलेगा 1 मोल। कहीं ना कहीं आप मानते हैं सर जितना चार्ज उसे मिलेगा, मतलब जितना चार्ज सप्लाई होगा उतना ज्यादा कॉपर का वेट हमें मिलेगा। बोलो, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा उतना ज्यादा कॉपर का वेट हमें मिलेगा। बोलो, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा उतना ज्यादा कॉपर का वेट हमें मिलेगा। बोलो, इसे मैं अगर मैथमेटिकल कहूं तो ऐसे कहूंगा सर, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा उतना वेट हमें मिलेगा, मतलब W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q। बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों। अब अगर मुझे इसे इक्वेशन बनाना है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, कांस्टेंट लगाना है। हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लगाया, वो जो कांस्टेंट है उसे हमने Z कहा। क्या कहा? Z। फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप सब जानते हो Q बराबर होता है I इंटू टी, तो जहां Q था वहां हमने लिख दिया I इंटू टी। अभी कहानी खत्म नहीं है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला आया दैट इज W बराबर Z इंटू क्यू, दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो हमें ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो वेट डिपॉजिट होगा या जो गैस लिबरेट होगी वो चार्ज सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो कॉमन सेंस है यार। अब हम क्या करने वाले वो सुनना, ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, राइट। अब ये जो Z है सर ये है क्या? तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाया वैसे कांस्टेंट लगाया, ये जो कांस्टेंट Z है बच्चों इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सर नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझ में आता है, पर ये है क्या चीज? Z है क्या, कैसे पता करें? वही वाला लॉजिक है क्या, जब कभी किसी कांस्टेंट को निकालना है तो बाकी फैक्टर की यूनिटी रख दो। मतलब अपने को पता चल गया कि जो W है वो है बराबर Z इंटू क्यू। हम Z को समझना चाहते हैं, हम Z को पहचानना चाहते हैं, हम Z की एक वैल्यू रखना चाहते हैं ताकि हमारा जो कांस्टेंट है वो डिफाइन हो सके। मतलब किसी इक्वेशन को बनाना कितना आसान है, प्रोपोर्शनलिटी पता करो, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाओ और फिर उस कांस्टेंट को पता कर लो। वही अपन कर रहे हैं। अब Z हम कैसे पता करें? तो हमने क्या किया, Q को रख दिया 1। जैसे हमने Q को रखा 1 तो 1 का मतलब हुआ 1 कूलम, राइट। जैसे हमने Q को 1 रखा बच्चों वैसे हो गया W बराबर Z। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है Z कोई नई चीज नहीं है, Z वेट डिपॉजिटेड है जब 1 कूलम चार्ज पास होता है। मतलब 1 कूलम चार्ज पास होने पर किसी भी सब्सटेंस का जो भी वेट डिपॉजिट होगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। कितना चार्ज पास होने पर? 1 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं बोला मैंने, 1 कूलम बोला। तो 1 कूलम चार्ज पास होने पर किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर 1 कूलम से किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा? मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं इस सब्सटेंस का तो आप ये सोचो कि 1 कूलम से इसका कितना वेट डिपॉजिट होगा। हाँ ये सच है कि 1 कूलम से जितना वेट डिपॉजिट होगा वही Z है, पर 1 कूलम से कितना वेट डिपॉजिट होगा, राइट।
अब 1 कूलम्ब से कितना वेट डिपॉजिट होगा हम ये सोचना चाह रहे हैं। तो हमने लॉजिक क्या लगाया बेटा, लॉजिक ये लगाया कि हमें पता है 1 फैराडे से हमें पता है 96500 कूलम्ब से किसी भी सब्सटेंस का जो वेट या जो सब्सटेंस का अमाउंट हमें मिलता है वो मिलता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहने का मतलब है 96500 कूलम्ब से हमें जो वेट मिलता है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मिलता है। ग्राम इक्विवेलेंट कहना एक बात है, कितना वेट मिला ये दूसरी बात है। हाँ ये सच है, 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है, सवाल है कितना वेट मिलता है। तो जो भी वेट मिलता है उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर मिलता है। मतलब 96500 कूलम्ब से कितना वेट मिला, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। 96500 कूलम्ब से कितना वेट मिला, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 1 कूलम्ब चार्ज से कितना वेट मिला, E बाई 96500 के बराबर। और 1 कूलम्ब चार्ज का जो वेट होता है वही तो Z होता है ना। अच्छा Z है क्या, Z इज वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज पास। सर वो कितना होता है, कितना वेट डिपॉजिट होता है किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है अपॉन फैराडे, उतना ही वेट 1 कूलम्ब से डिपॉजिट होता है। सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे, Z है क्या, वेट डिपॉजिटेड। कब का, जब 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है। 1 कूलम्ब चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट होता है किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे के बराबर जो वेट होता है वही 1 कूलम्ब से डिपॉजिट होता है। इज दिस क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर? तो Z जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब एग्जाम में सवाल आया, सवाल कहता है व्हाट विल बी द वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज पास। बच्चा लगाए पड़ा है फॉर्मूला, अरे यार समझो ना, आपसे Z पूछ रहा है, आपसे Z की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो Z है क्या, वेट डिपॉजिटेड। मतलब मैंने कहा मुझे इस सब्सटेंस का Z निकालना है, अच्छा इसका Z निकालना है, तो मैंने कहा जितना वेट 1 कूलम्ब से इसका डिपॉजिट होगा इसका Z होगा। तो इसका 1 कूलम्ब से कितना वेट डिपॉजिट होगा, मैंने कहा इसका जितना इक्विवेलेंट वेट है अपॉन 96500 कूलम्ब अपॉन 96500 कर दो, वही उतना ही ग्राम इसका डिपॉजिट होगा। ये जो आपके सामने आया यही है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं पढ़ने वाले। हम कैसे पढ़ने वाले हैं बच्चे सुनिएगा। आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया, आपका ध्यान दीजिए, आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया W बराबर Z इंटू क्यू, बोलो चलेगा। W बराबर Z इंटू क्यू, बोलो चलेगा। आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया W बराबर Z इंटू क्यू, बोलो चलेगा। Z की वैल्यू हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू क्यू, बोलो चलेगा। Z को हम लोग लिख देते हैं E अपॉन 96500 क्यू इंटू E अपॉन 96500 इंटू क्यू, चलेगा। जैसे हमने वेट देखा, जैसे हमने इक्विवेलेंट वेट देखा, मन में लड्डू फूटा, क्योंकि हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट का ख्याल आया। अरे याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऐसा नहीं लग रहा मैं इक्विवेलेंट वेट को नीचे ले आऊं, ये बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट और ये बन जाएगा Q बाई F। अगर ये करंट होता तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर I इंटू टी बाई एफ। बच्चों यही मुझे आपको सिखाना था। मतलब आप जितने ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले जानते हैं उसमें फॉर्मूले और ऐड होंगे। आप क्या क्या जानते हैं पहले वो देखते हैं। आप जितने ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले जानते हैं तो आप क्या क्या जानते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मोल है तो मोल इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आज से ग्राम इक्विवेलेंट के दो और फॉर्मूले, अगर चार्ज है तो Q बाई एफ, अगर करंट है तो I इंटू टी बाई एफ। बस यहाँ पे जो टाइम रखना वो सेकंड में रखना, ये सब ग्राम इक्विवेलेंट है और यही इलेक्ट्रोलाइसिस से सवाल करने की जान। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर मोल इंटू, मतलब आप ऐसा समझो वेट का सवाल आएगा हमें ग्राम इक्विवेलेंट सोचना होगा तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम का सवाल आएगा हमें ग्राम इक्विवेलेंट सोचना होगा तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मोल का सवाल आएगा या मोल पूछेगा तो मोल इंटू फैक्टर एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? ये जो मैंने आपको बताया कंक्लूजन जो कि फैराडे फर्स्ट लॉ से आया, अपने लिए तो कॉमन सेंस की बात है और कॉमन सेंस यही है कि जितना चार्ज जाएगा उतना वेट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, अगर गैस है तो उतना वॉल्यूम उसका लिबरेट होगा।
आई होप दिस इज सो सिंपल। और ग्राम इक्विवेलेंट के आगे बहुत सारे फॉर्मूले। कोई डाउट? ऑलराइट, नेक्स्ट है फैराडे सेकंड लॉ। ये भी बहुत कॉमन सेंस है। कितना कॉमन सेंस है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सबका ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए आपका, है क्या? आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। अच्छा बताओ, ये मान लो बैटरी है ना, ये मान लो बैटरी है। इस बैटरी से हमने ऐसा सेटअप लगाया, राइट, कि इस बैटरी से 3 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए। एक इलेक्ट्रोड ए है, एक इलेक्ट्रोड बी है, एक इलेक्ट्रोड सी है। ठीक है बच्चों, मेरा पहला सवाल, ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, मेरा सवाल ये है बेटा, जब बैटरी से चार्ज सप्लाई होता है, जब बैटरी से चार्ज फ्लो होता है, तो बैटरी ऐसा करती है क्या, ये एनोड तो चार्ज मत लेना, मैं बस कैथोड को चार्ज दूंगी, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब कैथोड की तरफ बस चार्ज आए या एनोड की तरफ बस चार्ज हो, ऐसा कुछ होता है क्या कि सभी इलेक्ट्रोड पे इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सभी इलेक्ट्रोड पे इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बैटरी के द्वारा पार्शियलिटी की जाती है, कैथोड तो चार्ज लेके बता, ऐसा तो नहीं होता ना? ऑलराइट, मतलब आप सब जानते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, बशर्ते कंडीशन है। जैसे मैंने अभी 3 इलेक्ट्रोड जोड़े, ये कह दिया ए, ये कह दिया बी, ये कह दिया सी, राइट? तो इससे चार्ज आया क्यू, इससे चार्ज आया क्यू, इससे चार्ज आया क्यू, राइट? हो सकता है तीसरे इलेक्ट्रोड की जो वायर है ना, वो वायर बहुत ज्यादा खराब है, मतलब उसमें खूब लॉस हो रहा है, तो बैटरी से क्यू चार्ज तो चला था पर सी इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचा क्योंकि वायर में लॉस बहुत हो रहा है। हो सकता है कि जो कनेक्टर है जिससे कनेक्शन हुआ है, वहां पे करंट की एफिशिएंसी 100% ना हो, वहां चार्ज की एफिशिएंसी 100% ना हो, दिस इज पॉसिबल। लेकिन जब बैटरी से चार्ज चलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि बैटरी कहे भाई कैथोड तो चार्ज मत लेना, एनोड तो ले ले, एनोड तो मत लेना कैथोड, ऐसा नहीं होता, राइट? तो ऐसा इमेजिन करो कि बैटरी से 3 इलेक्ट्रोड जुड़े हैं और तीनों पे जो चार्ज सप्लाई हो रहा क्यू क्यू क्यू, क्लियर? पल भर के लिए मान लो ये जो क्यू है ये है 1 फैराडे, ये है 1 फैराडे, ये है 1 फैराडे। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि बैटरी से 1 फैराडे चार्ज आया, कितना चार्ज आया? 1 फैराडे। तो बताओ तीनों इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस का कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया? बैटरी से 1 फैराडे चार्ज आया तो तीनों इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस का कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया? कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया? मिला के नहीं, तीनों पे बताना है, ए पे बी पे ऐड नहीं करना है, टोटल नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितना कितना आया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम, बहुत बढ़िया। इस पे कितना चार्ज आया? 1 फैराडे। इस पे कितना चार्ज आया? 1 फैराडे। इस पे कितना चार्ज आया? 1 फैराडे। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम, राइट? मेरा अगला सवाल, अगर बैटरी से 2 फैराडे चार्ज आया, तो 2 फैराडे 2 फैराडे 2 फैराडे, तो बताओ कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया? बताओ कितना ग्राम? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है ऑन पासिंग इक्वल चार्ज, तीनों इलेक्ट्रोड पे इक्वल है। मतलब अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो निकाले तो रेशियो कितना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, कितना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं रेशियो ग्राम इक्विवेलेंट का कितना होगा? 1:1:1, क्लियर? क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज सप्लाई है वो इक्वल है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब ग्राम इक्विवेलेंट का आपको कितने सारे फॉर्मूले याद है? ग्राम इक्विवेलेंट के आपको कितने सारे फॉर्मूले याद है? तो एक बच्चा कहता है बहुत सारे याद है। नहीं, वेट वाला फॉर्मूला याद है क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला याद है क्या? तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आया ना? तो जहां ग्राम इक्विवेलेंट है वहां लिख देता हूं मैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जहां ग्राम इक्विवेलेंट है वहां लिख देता हूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जहां ग्राम इक्विवेलेंट है वहां लिखता हूं वेट, चलेगा? बोलो बच्चों, चलेगा? जहां ग्राम इक्विवेलेंट है वहां हमने लिख दिया वेट अपॉन इक्विवेलेंट, अरे हाँ यार। अब इक्विवेलेंट वेट को उधर भेज दो, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो क्या बन जाएगा? वेट ऑफ ए इज टू वेट ऑफ बी इज टू वेट ऑफ सी इज इक्वल टू ई ए इज टू ई बी इज टू ई सी, यस और नो? इज इक्वल टू ई ए इज टू ई बी इज टू ई सी, यस और नो? ऑलराइट बच्चों, क्या आपको मोल वाला फॉर्मूला याद है ग्राम इक्विवेलेंट का? मोल वाला फॉर्मूला याद है ग्राम इक्विवेलेंट का? क्या था फॉर्मूला? मोल इनटू एन फैक्टर। तो जहां लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट वहां लिख देता हूं मैं, अच्छा एक मिनट, जो वेट का रेशियो है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे?
W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसे अगर हम शब्दों में पढ़े तो क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड, रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट। ये जो आपने कॉमन सेंस से लिखा बच्चों, मैं आपको बता दूं, यही फैराडेस का सेकंड लॉ है। आपको लॉज जानने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। लॉज बस याद रखना, हाँ ऐसा भी कोई लॉ था। इज दिस क्लियर? बच्चों आपको मोल का फॉर्मूला पता है, तो आप सब ने कहा सर जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, अगर हम मोल के फॉर्मूले लिखें तो कैसे लिखेंगे? मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। क्लियर? एन फैक्टर को भेज देते हैं नीचे, तो क्या बन जाएगा? Na is to NB is to NC बराबर 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ A is to 1 अपॉन एन फैक्टर B is to 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ C। याद रखना, जब कभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड होंगे और आपसे मोल का रेशियो पूछा, कुछ ना करना, उनका जो एन फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल करके रेशियो बता देना। सीख पाए क्या? क्लियर? तो ये था फैराडे सेकंड लॉ। अभी समय है सवाल सॉल्व करने का। तो जो पहला सवाल है और जो दूसरा सवाल है वो मैं सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप करना। रेडी बच्चों? तो पहला और दूसरा मुझे सिखाने दो, उसके बाद सारे सवाल आप करना। ठीक है क्या? तो जो आसान आसान वाले हैं मैं कर लेता हूं, उसके बाद सारे आप करना कठिन वाले। ठीक है क्या? ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। हाउ मच करंट शुड बी पास्ड इन मोल्टेन MgCl2 फॉर 200 सेकंड टू डिपॉजिट 4.8 ग्राम मैग्नीशियम मेटल? बच्चों डाटा क्या गिवन है उससे आपका फॉर्मूला आ जाए मन में। आपसे क्या पूछा है? करंट। तो करंट वाला ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। अब करंट वाला ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है I इंटू टी अपॉन फैराडे। क्लियर? और दे रखा है डाटा वेट का, मतलब MgCl2 से कितना करंट पास हो कि इतना वेट डिपॉजिट हो। तो हमने कहा जितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा उतना ही तो डिपॉजिट होगा ना यार। तो I इंटू टी अपॉन एफ बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। खेल खत्म, खेल खत्म। मतलब हमसे I पूछा है तो लिख देते हैं, टाइम दे रखा है 200 सेकंड, लिख देते हैं। फैराडे पूरी दुनिया को पता 96500 कूलॉम है। वेट हमें दे रखा है mg का, इक्विवेलेंट वेट यानी कि एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर यानी कि 2, लिख देते हैं। सॉल्व करोगे यहां से आई आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं बचा, जो आंसर आता है आई का दैट इज 193 एम्पियर। 193 एम्पियर। समझ पाए क्या? तो पहला सवाल बच्चों आपने देखा, मैंने नहीं बोला फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाना, मैंने नहीं बोला फैराडे का सेकंड लॉ फलाना ढिमकाना लगाना, मैंने कहा था कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाना। और ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले, ग्राम इक्विवेलेंट के हैं ढेर सारे फॉर्मूले। इज दिस क्लियर? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग समझ रहे हो मतलब है? अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है वो सच में आसान नहीं है, पर मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि अभी आपने रेडॉक्स नहीं पढ़ा। जब आप रेडॉक्स पढ़ लोगे ना तो अगला सवाल हद घटिया सवाल है, बट अभी आपने रेडॉक्स नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। इज दिस क्लियर? तो अगला सवाल क्या है बच्चों, जरा देखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमसे पूछा है चार्ज। क्या पूछा बच्चों? चार्ज। अब जैसे ही चार्ज आया, मतलब अपने से पूछा फैराडे, हमने सोचा भाई ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में मजा आ जाए। अब हमारा दिमाग काम कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। अब पहले दिया है मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल इंटू एन फैक्टर। दूसरे में दिया है वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तीसरे में दिया है मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। जितना ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे। नाउ द ओनली फोकस वी हैव इज टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? तो एक एक करके निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब आते हैं पहले केस में। तो पहले केस में लिखा है 2 मोल। हमने कहा यार मोल्स एंड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर, राइट? मोल कितना दिया है? 2 मोल। अब हमें क्या निकालना है? एन फैक्टर। तो अभी क्योंकि आपने रेडॉक्स नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा ये सवाल में हटा दूं। मुझे लगा जीवन के बच्चे यार उनको थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। ठीक है? वैसा तो नहीं ना कि आपने रेडॉक्स चैप्टर का नाम ही नहीं सुना है। तो मैं आपको बता देता हूं, और नहीं सुना तो भी समझ में आ जाएगा, बस सुनना ध्यान से। आपको बता देता हूं, जो एन फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या कभी भी जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसमें कैसे निकालते हैं, तो एन फैक्टर का रूल होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है बच्चों? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस मुझे पहले वाले में निकालना है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या निकाल दें? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, फिर देखते हैं चेंज। अच्छा एक मिनट, हम लोग एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं? फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? आप लोग मुझे बताना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है।
हम लोग n फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का। तो ऐसे सोचो आप चार्ज रिक्वायरमेंट किसका पता कर रहे हो, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का। हम चार्ज रिक्वायरमेंट किसका पता कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का। तो हम n फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का। क्लियर? तो चलो निकालते हैं n फैक्टर। तो n फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे Mn3O4 MnO4 2 माइनस। तो मैं यहां लिख लेता हूं Mn3O4, राइट। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है ऑक्साइड। हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, जिसका नहीं पता उसका हम x मान लेते हैं। अब कितने Mn है, 3। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, 3x। ऑक्सीजन पर ऑक्साइड जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो कितने ऑक्साइड है, 4। तो 3x माइनस 8 बराबर 0। यहां से x आ गया 8/3, यानी कि यहां पर जो Mn3O4 है उस पर जो ये Mn है उसका चार्ज है 8/3। क्लियर? अब आते हैं MnO4 माइनस, राइट। तो MnO4 माइनस है तो उसका चार्ज हम कैसे निकालें, तो Mn को मान लेते हैं x। तो x माइनस 8 बराबर -2, यहां से x की वैल्यू आ गई +6, यानी कि जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। क्लियर? पहले कितना था, 8/3, अभी कितना है, 6। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बेशक हुआ। अब चेंज निकालना है कि टोटल चेंज निकालना है, टोटल चेंज निकालना है। तो टोटल चेंज किसका निकालना है, पहले का कि दूसरे का, पहले का। तो पहले वाले में कितने Mn है, 3, राइट। तो एक Mn पे कितने का चेंज हुआ, 6 माइनस 8/3, एक Mn पे। अब कितने Mn है, 3। तो 6 माइनस 8/3 इंटू 3, तो चेंज आता है टोटल 10 का। यानी कि जो पहला वाला केस है, राइट, उसका जो n फैक्टर है, मैं कैसे लिखूंगा, जो पहला वाला केस है उसका जो n फैक्टर है वो है 10, राइट। हमें क्या पता करना है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इनटू n फैक्टर, राइट। कितने मोल है बच्चों, 2। n फैक्टर कितना आया, 10। तो बोलो कितना हो गया, 20। जितना ग्राम इक्विवेलेंट है उतना ही फैराडे है, यानी कि आंसर होगा 20 फैराडे। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी 20 फैराडे, विल बी 20 फैराडे। इज दिस क्लियर? मतलब अगर ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो हमें निकालना होगा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और पहले वाले का हमने निकाला n फैक्टर और उसे मोल से मल्टीप्लाई किया, एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस। बहुत अच्छे। उसी प्रकार से चलते हैं सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले हमें क्या दिया बच्चों, वेट, और हमें क्या चाहिए, n फैक्टर। क्यों, मैं सेकंड वाला यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इधर देखना। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, BrO3 माइनस से बना Br माइनस, चलेगा। हमें क्या नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्रोमीन का मान लेते हैं x, चलेगा। x माइनस 6 बराबर -1, चलेगा। यहां से x आ गया +5। इज दिस क्लियर? तो ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहां पर है -1। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, हुआ। हम किसका n फैक्टर पता कर रहे हैं, BrO3 माइनस का कि Br माइनस का, BrO3 माइनस का। तो हमें चेंज किसमें देखना है, BrO3 माइनस में, राइट। तो n फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस विल बी 6 +5 से कितना गया, -1। तो कितने का चेंज हुआ, 6 का। हमने n फैक्टर निकाल लिया, लेकिन n फैक्टर बस नहीं निकालना था, हमें तो निकालना था ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जिसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, राइट। वेट कितना है, 12.8। मैं आपको बता दूं BrO3 माइनस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी है 128। क्लियर? इंटू 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6, यानी कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 0.6, यानी कितना फैराडे, 0.6 फैराडे। तो बच्चों इन सवालों में हमें यही पता करना होता है कि आखिर कितने का चेंज हुआ, एंड द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल गिव n फैक्टर। अगर आप समझ पाए तो अगला केस भी मैं आपको समझा देता हूं। अब जो अगला केस है वो है MnO4 माइनस 7+2। ओके, हमें क्या पता करना है बच्चों, n फैक्टर। क्यों, हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वेट वाला लगाएं कि वॉल्यूम वाला लगाएं कि मोल वाला लगाएं कि मोलैरिटी वाला लगाएं। तो देखो डाटा किसका गिवन है, मोलैरिटी का, राइट। अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन है उसमें मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम 200 ml गिवन है। क्लियर? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी वाला। फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। हमें मोलैरिटी पता है, हमें वॉल्यूम इन ml पता है, जिसे हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब खेल है बचा n फैक्टर निकालने का। n फैक्टर कैसे पता करें, तो n फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शुरू से आपको n फैक्टर का एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या है बच्चों, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
सो मैं लिख रहा हूं एन फैक्टर जिसका फॉर्मूला है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है क्या? तो अब चेंज पता करना है तो पहले हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता तो चले। यहां पर Mn पे चार्ज कितना है? +7। सर कैसे पता चला? तो बच्चों ऐसे पता चला, MnO4- जिसका नहीं पता उसका मान लो X, ऑक्सीजन जो कि है ऑक्साइड यानी कि -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो X -8 बराबर -1। क्लियर? तो X कितना आ गया? +7। तो इस पे कितना चार्ज है? +7। इस पे कितना चार्ज है? +2। +7 से +2 कितने का चेंज है? 5 का। तो जो चेंज है वो है 5 का, यानी जो एन फैक्टर है वो है 5। खेल खत्म। तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा मोलैरिटी जिसकी वैल्यू थी 0.1 इंटू एन फैक्टर 5, वॉल्यूम दिया है 200 ml, 200/1000 चलेगा। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 0.1, यानी कि कितना फेराडे हुआ? 0.1 फेराडे। जितना ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही फेराडे, जितना ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही फेराडे। एक बार ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला। बिल्कुल जैसे आपने किसी दूसरे के भरोसा किया, मम्मी पापा को छोड़कर, मम्मी पापा को छोड़कर अगर तुमने किसी की भरोसा किया, कहां आयुषी बेटा? कहां कहां? आप लोगों को क्लियर कट आवाज आ रही है क्या? क्या बात कर रहे हो? अवनीश क्लियर कट आवाज आ रही है? अच्छी बात है ना। यार मतलब कितना अच्छा है ना, मतलब जब आप कहते हो सर आवाज नहीं आई तो आपकी बात नहीं माननी चाहिए, है ना? जब आप कहते हो आवाज नहीं आ रही तो आपकी बात नहीं माननी चाहिए, मतलब इतनी खतरनाक आवाज आ रही है कि आपको मतलब सराउंडिंग की सारी आवाज आ रही है, मतलब सराउंडिंग की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी अपने को, है ना? सराउंडिंग इतना एक्सटेंड करना। हाँ, सारी क्लियर कट आवाज आ रही है आपको। खैर बैक बैक टू टॉपिक, बैक टू टॉपिक। समय नहीं है यार। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट है दैट इज 0.1 फैराडे। कोई दिक्कत किसी को? ये 2 सवाल मैंने सिखाए, अब आपको करने हैं सारे सवाल। तो सारी बातों की एक बात बस आपको याद होनी चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले। इज दिस क्लियर? तैयार हैं आप सब? तैयार हैं आप सब? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अरे आयुषी टोटल चेंज निकाल रहे थे ना बेटा, 1 मिनट, एक बच्ची डाउट पूछ रही है, रुको रुको, मैं पीछे लौट रहा हूँ, थोड़ा पीछे लौट रहा हूँ, पीछे जाने दो। Mn3O4 से बना MnO4 2- ना, तो बेटा यहाँ पे कितने Mn है? गिनो जना, गिनो गिनो कितना लिखा? Mn के नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? 3। इसका मतलब कितने Mn है? 3 ना। तो एक Mn पे x मतलब 1 Mn, एक Mn का चार्ज माना x, तो एक Mn पे चार्ज है 8/3, तो एक Mn 8/3 से +6 गया, तो कितने टोटल Mn है? 3। तो एक पे चेंज है 6 - 8/3, तो टोटल चेंज कैसे निकालोगे? 3 Mn है, टोटल चेंज कैसे निकालोगे? आयुषी टोटल चेंज कैसे निकालोगे? एक एटम पे एक का चेंज, तो 2 एटम पे 2 का चेंज, 3 एटम, ऐसे तो करोगे ना। तो आपके सामने जो चेंज है वो कितना है? 6 - 8/3 इंटू 3। सवाल सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। बाकी वो रेडॉक्स में आएगा, परेशान मत हो, रेडॉक्स में खूब आएगा, खूब अपन इनफेक्टेड निकालेंगे, डोंट वरी। रेडॉक्स में अपन खूब इनफेक्टेड निकाल। सुभजीत सील ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले दे दिया है, अंजलि ने भी दे दिया है, बहुत अच्छे, क्या बात है अंजलि। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया शुभजीत सिंह, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो टाइम दिख रहा है 4:25 पे दोनों ने आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले जिस बच्चे ने टाइप किया दैट इज शुभजीत। हिंट दे रहा हूं मैं, सबसे पहले हिंट दे रहा हूं आपको, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर I इंटू टी अपॉन फेराडे बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। समझदार के लिए सारा ही काफी है। सभी लोग सॉल्व करें इसे।
सवाल आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन मेटल इन द सॉल्ट, आपसे मेटल का चार्ज पूछ रहा है। तो हिंट नंबर 1 फॉर्मूला, हिंट नंबर 2 40 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना नहीं भूले, एंड हिंट नंबर 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यार सवाल में आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, बस एन फैक्टर निकालना है, कहां कैलकुलेशन है, आप सबसे बनना चाहिए। And the correct answer for this problem is 6. And the correct answer for this problem is 6. सॉल्व करूं क्या मैं, जल्दी बताएं। तो यार जैसा मैं आपके सामने लिख रहा था, I इंटू टी, सबका ध्यान चाहिए, I इंटू टी अपॉन फेराडे इक्वल टू वेट अपॉन, यार ग्राम इक्विवेलेंट सोचो ना बेटा, क्या डाटा दिया है, क्या पूछा है, फॉर्मूला लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट का, कुछ नहीं करना है, राइट। नहीं पता मैं फेराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फेराडे सेकंड लॉ क्या है, जस्ट सिंपली अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो I इंटू टी अपॉन फेराडे बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। I हमसे दे रखा है, क्या दे रखा है 1.1, टाइम किस में दिया है, मिनट में, किसमें करंट सेकंड में, अपॉन 96500 बराबर वेट दे रखा है 0.838 अपॉन इक्विवेलेंट वेट बोले तो मॉलिक्यूलर वेट 184 अपॉन इन फैक्टर। कहां कुछ करना है बेटा, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, मानता। बहुत अच्छे। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, मुझे लगता है सबसे आसान सवाल है, फटाफट सभी लोग आंसर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट Al2O3 NaCl एंड कॉपर सल्फेट। आपको बता दूं मैं, Al2O3 में जो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन में +3 कैसे निकाला, Al2O3 कितने एल्युमिनियम है, 2, एक को मान लो x, राइट, तो 2x - 6 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू आ गई +3, एक Al पे चार्ज है +3, क्या बात है। फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर की मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यार बेटा 3 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है लेट्स से, और ये इलेक्ट्रोड 3 है लेट्स से, 3 इलेक्ट्रोड है अपने सामने, ओके। अब तीनों इलेक्ट्रोड पे चार्ज आया तो इस पे भी 3 मोल यानी 3 फैराडे, इस पे भी 3 फैराडे, इस पे भी 3 फैराडे। तो कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि तीनों इलेक्ट्रोड पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, यार ग्राम इक्विवेलेंट सेम आएगा ना, और वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वही बता सकते हो, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो होगा वो तो 1 होगा। सो द फर्स्ट पार्ट दैट इज द रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पूछा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B is to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C is equal to 1 is to 1 is to 1। इसे बोल देता हूं A, इसे B, इसे C, चलेगा। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में आए। यार सेकंड पार्ट में आपसे मोल का रेशियो पूछा है, तो कैसे करें, Na is to Nb is to Nc बराबर 1 upon n factor of A is to 1 upon n factor of B is to 1 upon n factor of C। यार मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, कितना आसान है। तो क्या करोगे आप, 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ ए दैट इज 1/3 इज टू 1/1 इज टू 1/2, सिंपलीफाई करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज टू 6 इज टू 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पार्ट बताऊं क्या कि आप ही बताओगे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे वेट का रेशियो पूछा है, तो अभी अपने लिखा था WA is to WB is to WC is equal to equivalent weight of A is to equivalent weight of B is to equivalent weight of C। A हमने किसे माना है, Al को, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी 27/3 is to Na का, 23/1 is to कॉपर का, 63.5/2। किसी को डाउट हो तो बताओ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, किसी को डाउट हो जस्ट सिंपली रेज योर हैंड, सिंपली रेज योर हैंड। चलो चलो चलो, एक बच्चे ने मुझसे सबसे पहले फर्स्ट वाला पूछा, फर्स्ट वाला, हाँ पहले एक एक करके, एक एक करके, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, देखो देखो, जब मैं पूछूं आप लोग जवाब दिया करो ना, आप लोग यार घर चले जाते हो, घूमने चले जाते हो इधर उधर, है ना, लगता है कोई दोस्त आ जाता है उससे बातें करने लग जाते हो, है ना, उससे बोलते आप बैठ चाय पानी पी, यार सर पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते रहते हो, काम है यार, बकबक करते रहते, तू तो चाय पानी पी, सुना करो जब मैं बोलूं तो, है ना। अभी सुनिए, मेरे पास मान लो ये 3 इलेक्ट्रोड है, राइट, ये 3 इलेक्ट्रोड है ना, दिख रहा है क्या, कितने इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं नहीं दिख रहा है, एक पेन भी इलेक्ट्रोड है, ओके, पेन है, एक ये है, ये कितने इलेक्ट्रोड, 3। अब इमेजिन करो बैटरी से चार्ज आया, बैटरी से चार्ज आया, तो इस पे भी 3 मोल आया, इस पे भी 3 मोल आया, और ये पेन पे भी 3 मोल आया, तो जब तीनों पे 3-3 मोल आया, मतलब 3 फैराडे आया, तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया,
कितना ग्राम, पहले वाले पे कितना, 3 ही तो आएगा ना, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। अब तीनों ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो कितना हो गया यार, 3:3:3 कितना होगा, 3:3:3, 3:3, वाह, 3:3:3 कितना होगा, 1:1। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, क्या पूछा सेकंड पार्ट में, मोल का रेशियो। तो वो मैंने आपको कुछ देर पहले वो ग्राम इक्विवेलेंट समझाया था ना, ग्राम इक्विवेलेंट से समझाया था कैसे, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर उधर भेज दो तो 1/n फैक्टर, 1/n फैक्टर एंड सो ऑन, राइट। कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर, वाह बच्चे, कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2। फिर एक बच्चा मुझसे डाउट क्या पूछता है वो सुन लो, उसका डाउट थोड़ा लॉजिकल है, सर Al2O3 में आपने +3 चार्ज क्यों लिया, 6 लो ना बेटा, डिपॉजिट कौन हो रहा है, इमेजिन करो इस ग्लास में Al2O3 भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, Al2O3, इमेजिन करो मोल्टेन Al2 भरा है। अब मोल्टेन Al2O3 है, राइट, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो इलेक्ट्रोड पे कौन आके चिपकेगा, Al करके चिपकेगा कि 2Al आके चिपकेगा, एक समय पे तो एल्युमिनियम का ही रिडक्शन होगा ना। तो आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, डिपॉजिट कौन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, 2Al का कि Al का, एग्जैक्टली उस पे कितना चार्ज है टोटल, यहाँ पे हम चेंज थोड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो रहा है ये देख रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगर आप सीख गए हैं, अगर आप, ठीक है क्या, ऑलराइट, तो अगर आप सीख गए हैं, ठीक है, तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। अब आप मुझे अलग से कॉल करके पूछना, अब आप अलग से अभी क्लास के बाद तुरंत कॉल करना है ना, मैं रिसीव करूंगा क्लास के तुरंत बाद, हैंड आउट शेयर करने के बाद, लिंक विंक सब शेयर करने के बाद। अगला सवाल हिंट दूं कि ना दूं, सीधे आंसर बता रहे हो आप, पहले बताओ हिंट दूं क्या, कोई ऐसा बच्चा है इसको हिंट दूं मैं, हिंट दूं क्या, जल्दी से बताओ, रेज योर हैंड, क्या कोई ऐसा बच्चा है इसको हिंट दूं, क्या बात है यार, बिना हिंट के आप सवाल करोगे, बरखा हिंट है ग्राम इक्विवेलेंट, सर ये तो हमें भी पता था, हिंट है ग्राम इक्विवेलेंट से सोचो, हिंट है जो जो डाटा दिया वो फॉर्मूला सोचो, हिंट है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सोचो। प्राची चेक योर कैलकुलेशन, जल्दी कर दिया आपने शायद। शुभजीत सील आपसे सिल्वर का मास पूछ रहा बच्चे, चेक योर कैलकुलेशन एवरीवन, सभी लोग कैलकुलेशन चेक करें। ग्राम इक्विवेलेंट सोचिए, चलिए मैं एक बार और आपको फील करा देता हूं, ठीक है, एक बार फील और करा देता हूं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, अब आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, आई विल नॉट रिपीट अगेन, पहले सवाल में एक बार और फील करा देता हूं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कॉपर सल्फेट का आपको बताया, या यही मैंने सबसे पहले सिखाया क्या क्या, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कितना कितना, याद आया। तो कॉपर सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कॉपर है और सल्फेट है ना। अब सवाल कह रहा है सोल्यूशन 2.24 लीटर O2 एट एसटीपी इज लिबरेटेड, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड में हमें 2.24 लीटर O2 मिलती है, आप ये भी जान सकते हो किस में मिली, अभी सवाल में उसकी बात नहीं कर रहा, आपको पता है कॉपर सल्फेट है तो एनोड लिखो कैथोड लिखो, एनोड पे लिखो सल्फेट, कैथोड पे लिखो कॉपर 2+, आपको पता है पानी पानी, आपको पता है कौन पहले रिड्यूस होगा कौन पहले ऑक्साइड होगा, तो कैथोड पे पहले कॉपर मिलेगा और जो एनोड होते में O2 मिलेगा, मतलब इसमें जो एनोड होगा, राइट, तो इसे बोल देता हूं मैं एनोड, यहाँ पे मैं कौन सी गैस मिल रही है O2, ठीक है, अब O2 गैस अपने आप तो नहीं बनी होगी ना, कुछ हुआ होगा, ऐसा थोड़ी कि अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की अपने आप O2 गैस मिलने लगी, नहीं, कुछ करंट आया होगा, कुछ चार्ज आया होगा तभी O2 मिला होगा, या कुछ चार्ज आया होगा, कुछ फेराडे आया होगा तभी O2 मिला होगा, मतलब O2 का हमें कुछ ग्राम इक्विवेलेंट मिला होगा,
मतलब O2 का हमें कुछ वहां से कोई फैराडे चार्ज आया होगा। क्लियर? तो आपको ये सोचना था कि हमें जितना O2 मिला है उतना हम पहले ग्राम इक्विवेलेंट पता कर लें, और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट का हम लोग करंट पास कर रहे हैं, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उतना ही चार्ज मतलब उतना ही करंट। तो बताओ कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो चाहे इतना सोचो या ये लॉजिक लगाओ, क्या डाटा किसका दिया है, हमसे क्या पूछा है, दोनों का लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। मतलब हमें दे रखा है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट, तो लगाया मैंने वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर, हमसे क्या पूछा बेटा, डिपॉजिटेड मतलब मास पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट वाला। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। वॉल्यूम कितना दिया है 2.24, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है 5.6, अभी याद कराया था, दो गैसेस का था 11.2 और ऑक्सीजन का था 5.6, राइट। बराबर वेट हमसे पूछा है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इन फैक्टर Ag प्लस कितना होता है 1। यार कहां कैलकुलेशन, आप मुझे बता दो, क्या आपके सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आप वेट नहीं निकाल सकते हो, सबसे बनना चाहिए, आप कहां गड़बड़ कर रहे हो। मतलब मुझे लाइन से सही आंसर चाहिए था पूरी क्लास का, बट सबने लाइन से नहीं दिया है, लाइन से आंसर चाहिए, अब तो सब दे रहे हो। सो ये सवाल भी हमने उसी कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से किया। मैंने नहीं बोला फैराडे फर्स्ट लॉ लगाओ, मैंने नहीं बोला फैराडे सेकंड लॉ लगाओ, मैंने तो बस इतने कहा कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाओ। तो द आंसर इज 43.2 ग्राम। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। आई होप अब आप सबको समझ में आ गया है। अगला सवाल दूं क्या, अगला सवाल दूं क्या, अगला सवाल दूं। तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर, पूरी क्लास से आंसर चाहिए, समझिएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस पूछा है, टोटल वॉल्यूम पूछा है, केवल O2 का वॉल्यूम नहीं, केवल H2 का वॉल्यूम नहीं, O2 का वॉल्यूम प्लस H2 का वॉल्यूम पूछा है। शुभजीत सील ने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा। श्रीकांत आपने आधा आंसर दिया है, पूरा करो बेटा। रुचिका आंसर सही है। मोहम्मद सकलेन कुछ ज्यादा आंसर आ रहा है, छोटा करो उसे। अरे पिता बिल्कुल सही है। चलिए समय समाप्त, सूरी बेटा बिल्कुल सही आंसर। ऑलराइट, आप सबका ध्यान चाहिए, आपसे कह रहा है कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग 2 फैराड। मतलब एक बात तो पक्की है कि एक कैथोड है एक एनोड है, कैथोड पर भी 2 फैराडे आया, एनोड पर भी 2 फैराडे आया, मतलब जो भी सब्सटेंस हमें कैथोड और एनोड पे मिलेगा दोनों का 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, ये बात तो तय है, दोनों का 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, ये बात तो तय है। अब कैथोड एनोड पे क्या मिलेगा बच्चों, आप सब जानते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे O2 प्राप्त होती है, मतलब H2 का मिलेगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब O2 का मिलेगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। अब कितना कितना मिलेगा, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो आप यहां से निकाल लो वॉल्यूम, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2, यहां से वॉल्यूम आएगा 22.4। क्लियर? इन द सेम वे यहां पे निकाल लें, तो 2 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 5.6, यानी जो वॉल्यूम आएगा आएगा 11.2। आपसे पूछा था टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 20.4 प्लस 11.2 बोले तो 33.6 लीटर। बोलो बच्चों, अगर आप सीख गए, मुझे लगता है अब सब लोग सीख गए है ना, अब आपको मैं सवाल दूंगा तो अब आपसे बनी बन जाएगा। ये है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। मोहम्मद सकलैन बिल्कुल सही आंसर है आपका,
सबसे पहले मोहम्मद सकलेन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेल डन। हिंट दे रहा हूं मैं, 1 मोल FeCl3 से यहां चार्ज है +3 का, मतलब +3 से Fe गया, मतलब Fe3+ से Fe बना, यानी जो n फैक्टर है वो 3, यानी जो ग्राम इक्विवेलेंट है मोल इंटू n फैक्टर, यानी 1 इंटू 3 यानी 3 ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने हिंट दिया है 3 ग्राम इक्विवेलेंट, देखते हैं कौन समझ पाता है। 3 ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही नंदीश, बिल्कुल सही बेटा। साहिल दीप सही है, उजैफा सही है, तनिष्का सही है, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 69 ग्राम। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 69 ग्राम। कैसे करोगे? मेरे तरीके से। कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया? सर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 3। अब आपसे क्या पूछा है? वेट। तो लगाओ ना फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। NaCl की बात चल रही है, हमसे वेट पूछा है, ग्राम इक्विवेलेंट 3 है, तो वेट इज इक्वल टू 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर यानी कि 69 ग्राम। कहां कैलकुलेशन है यार? सुभजीत क्या कर रहे हो? ये 175.5 ये कहां से आया सुभजीत आपका? 175 पॉइंट क्या कर रहे हो? ये एन फैक्टर गलत ले लिया, ओके। चलिए, तो अगला सवाल है आप सबके सामने स्क्रीन पर। Determine the ratio of masses of X and Y deposited. एक है XSO4 मतलब +2, एक है Y2SO4 मतलब +1। The relative atomic mass of X and Y are 2:1। आपसे पूछा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ masses of X and Y deposited। तो हिंट है आपके लिए, WA is to WB is equal to equivalent weight of A is to equivalent weight of B। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, WA upon WB is equal to equivalent weight of A upon equivalent weight of B। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। दोनों का एटॉमिक मास दे रखा है, एन फैक्टर मैंने लिख ही दिया है। वेरी वेरी सिंपल। एंड द करेक्ट आंसर इज 1:1। एंड द करेक्ट आंसर इज 1:1। बहुत अच्छा, लाइन से सही आंसर दिया। आप सब सीख गए, कमाल है। अब मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो सारे सवाल आपसे लाइन से बनने चाहिए। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है आज के आज ही करें ना प्लीज, और सारे सवाल बनने चाहिए। एक नया कंसेप्ट, नया तरीका सिखाया है, नहीं तो भूल जाओगे। बच्चे खुशखबरी है, सुनना चाहोगे? एक खुशखबरी है, सुनाऊं क्या? सुनाऊं क्या? आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बच्ची बच्ची लिख रही है, सर अब आप और पढ़ाओगे कि बंद करोगे पढ़ाना? नहीं अभी पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसे कैसे बंद कर दूंगा? है आपके लिए खुशखबरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर समाप्त हो चुका है, और मैंने आपसे वादा किया था कि हम बनाएंगे फलाने बैटरी वाला, एक दुकान खोलेंगे। तो फलाने बैटरी वाली दुकान आपकी खुल चुकी है। तो बच्चा मुझसे कहता है सर कहाँ खुली? सर हमारे तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं अभी। बेटा मैं आपको बैटरी बनाना सिखाऊंगा, ये कहने का मतलब है आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा कैसे सेल काम करता है। ऐसा थोड़ी मतलब सच्ची दुकान डलवाऊंगा है, ऐसा थोड़ी मतलब लो बेटा ये चलो ऐसा से करो, अरे ऐसा थोड़ी है रोजगार मिलेगा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन अभी चैप्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। लिसन केयरफुली जो मैं कहने वाला हूं। एज पर योर नीट सिलेबस 99% सिलेबस खत्म हुआ है, लेकिन हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मतलब ये 99% है, मतलब गारंटेड सवाल यहीं से आता है, ठीक है। लेकिन आजकल आपका जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, जो बहुत ज्यादा उन चीजों से पूछता है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एज पर एनसीईआरटी टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन है पहला सेक्शन है हमारा टर्मिनोलॉजी का, दूसरा सेक्शन है हमारा गैल्वेनिक सेल का, और तीसरा सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और चौथा सेक्शन है हमारा बाजार में क्या चल रहा है, दैट इज कमर्शियल बैटरीज का। तो मैं अभी जो अगला सेक्शन है दैट इज द लास्ट सेक्शन है, जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है और जो बहुत कुछ आपको अपने से ही करना पड़ता है। थोड़ा उसका मैं आइडिया दूंगा 2-3 पॉइंट का, ठीक है।
तो अपन बात कर रहे हैं बैटरीज की, आप सबका ध्यान चाहिए। देखो यार, एक वर्ड होता है सेल, एक वर्ड होता है बैटरी, और दोनों में अंतर होता है। जो सेल होता है, जैसे आप कहते हो गैल्वेनिक सेल, राइट, और अभी हम एक बैटरी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बैटरी और सेल में अंतर है। जब आप कई सारे सेल को सीरीज में जोड़ देते हो, है ना, कई सारे सेल को ऐड कर देते हो, तो उसे अपन बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरी वास्तव में कई सारे सेल का सीरीज में एडिशन है, क्योंकि जो सिंगल सेल है उससे हम ईएमएफ बहुत नहीं बना पा रहे थे। मतलब अगर आपको याद हो, अपन ई नॉट सेल निकालते थे, और जो ई नॉट सेल आता था वो भी बहुत छोटा आता था। फिर हमने वो कंसंट्रेशन वाला खेल किया, नस्ट इक्वेशन वाला, तो उससे ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल को बना के सीरीज में जोड़ो। लेट्स से आपने बनाया डायरियल सेल, मतलब वो जिंक कॉपर वाला, अब उसका ईएमएफ आता है 1.1 वोल्ट। अब 1.1 वोल्ट एक सेटअप से आया, तो करते क्या है, ऐसी बहुत सारी जिंक की रॉड ले लेते हैं, ऐसी बहुत सारी कॉपर की रॉड ले लेते हैं, और एक पूरा का पूरा कनेक्शन बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपने 10 जोड़ दिए, तो होगा क्या, 1.1 इंटू 10 यानी कि आपको 11 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम कंसंट्रेशन बदलने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि उन्हें सीरीज में जोड़ें। तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज बैटरी। अब जो बैटरी होती है वो दो तरह की होती है, या तो वो प्राइमरी होगी या तो वो सेकेंडरी होगी। सर ये क्या होता है, जो प्राइमरी बैटरीज होती है बच्चों, उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये वो सेल है जो आपकी घड़ी में, वो ना वॉल क्लॉक होती है उसमें लगाते हैं, उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है उन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब वो जो आपकी मोबाइल की बैटरी हुई, जो कैमरेज में बैटरी आती है ना, वो जो सेल है जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब आजकल जो पेंसिल सेल है वो भी रिचार्जेबल आता है, तो इन्हें अपन कहते हैं सेकेंडरी सेल, मतलब सेकेंडरी बैटरी। तो अब जब मैं सेल कहूं समझ जाना इंडिविजुअल है, जब मैं बैटरी कहूं समझ जाना कई सारे सेल को हमने साथ में जोड़ दिया है। जो बैटरीज होती हैं वो दो तरीके की हैं, या तो वो प्राइमरी है या तो वो सेकेंडरी है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी में जब आप पढ़ते हो, आप दो सेल पढ़ते हो, एक सेल पढ़ते हो ड्राई सेल और दूसरा पढ़ते हो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सेल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब इसे नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, और ड्राई सेल जरूर पढ़ के जाना। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है सेटअप, कैसा डायग्राम होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कैथोड होता है, कौन एनोड होता है, और उनके बीच में कैसी रिएक्शन होती है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्राई सेल, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, दिस इज ड्राई सेल। इसमें जो हमारा कार्बन का रॉड है ये कैथोड होता है, और इसके चारों तरफ एक कंटेनर है जो कि जिंक है। मतलब अभी सेल है नहीं, इमेजिन करो सेल होता है ना, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो जिंक की बनी है, और अंदर एक कार्बन की रॉड है, दैट इज कार्बन रॉड। अगर आपको याद हो तो बचपन में शायद ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, जब छोटे थे आप, जब आपके जीवन में उत्सुकता थी, अभी तो एक्सेप्टिंग मोड हाँ ये है, तो बचपन में जब उत्सुकता रहा करती थी, तो वो जो सेल हुआ करता था उसे तोड़ के देखा करते थे कि अंदर है क्या। कभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने तोड़ा होगा, हाँ बहुत सारे बच्चों ने तोड़ा है, राइट। जब उसे तोड़ते थे तो वो कार्बन की रॉड मिलती है, काली काली रॉड मिलती है, तो दैट कार्बन की रॉड इज बेसिकली कैथोड, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, कार्बन सी से कैथोड, और जो जिंक है वो है एनोड, और अंदर भरा होता है MnO2 प्लस NH4Cl का पेस्ट। बच्चों अगर ये सेल है तो पक्का इसमें एक एनोड है, इसमें एक कैथोड है, पक्का एक ऑक्सीडाइज हो रहा और एक रिड्यूस हो रहा। और वो जो सेल रिएक्शन है, ये जो रेडॉक्स कंप्लीट हो रही है, तो इसी रेडॉक्स कंप्लीशन में हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है। तो कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है, ये आपको समझना है बच्चों। जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा, बन रहा जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो अंदर पेस्ट भरा हुआ है दैट इज MnO2, ठीक। जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इमेजिन करो कि हमारा जो जिंक का कंटेनर है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और उससे क्या रिलीज होने लगा, इलेक्ट्रॉन। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, यहां भरा हुआ है NH4Cl और MnO2। तो जो NH4 प्लस है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बनाता है अमोनिया गैस। इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, जिंक ने दिया। कौन एक्सेप्ट कर रहा, NH4 प्लस, क्या बनाया, अमोनिया गैस, राइट। तो NH4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है NH3 गैस, और जो MnO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है MnOH में। आपको ये कन्वर्जन याद रखना होगा, आपको याद करना होगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, आपको याद करना होगा इसमें कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है, आपको याद करना होगा इनकी सेल रिएक्शन। हाउएवर दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले कहा कि 99% सिलेबस हमने खत्म कर दिया है, ये 1% है, पर वही वाली बात है कि एग्जाम में एक ही सवाल आया और वो इस सेक्शन से आया, तो पूरा चैप्टर का खेल हो गया। तो जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि इसका कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ो। मतलब आपको लगता है यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई सवाल आ जाए बन जाएगा, तो फिर हर सवाल की तैयारी रखो, इस सेक्शन को भी कंप्लीट रखो, ठीक है। तो आपको याद रखना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है, रिएक्शन क्या हो रही है, और सेल रिएक्शन। तो हुआ क्या, एनोड और कैथोड को हमने जोड़ दिया तो बन गए सेल रिएक्शन।
कई बार बच्चों को लगता है सर ये जो ड्राई सेल है जिसे हम ड्राई सेल कह रहे हैं इसमें फॉर्मेशन हो रहा अमोनिया गैस का, तो क्या जो अमोनिया गैस बनती है वो रिलीज होती है? क्या जो हम घड़ी के सेल में सेल लगाते हैं या जो वो पुराने समय में सेल आया करते थे उनमें अमोनिया गैस रिलीज होती है? नहीं, वो रिलीज नहीं होती। तो क्या होता है, जैसे ही अमोनिया गैस रिलीज होती है वो जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है ZnNH3 होल 4 ट्वाइस का, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से जो अमोनिया गैस है वो रिलीज नहीं हो पाती। और कभी आपको याद हो जब ये सेल खत्म हो जाता था और जब आप इसे तोड़ते थे तो एक व्हाइट व्हाइट कलर का पल्पी सब्सटेंस आता था। वो जो पल्पी सब्सटेंस था बेसिकली यही है ZnNH3 होल 4 2+। तो बच्चों ये जो हमारा ड्राई सेल है ये याद होना चाहिए, एनोड कौन है कैथोड कौन है याद होना चाहिए, और कैसे यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होती है याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है मर्क्यूरी सेल। जैसा मैंने कहा नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप इसे खुद से पढ़ना। स्लाइड में मैंने रखा है क्योंकि जब मैं आपको हैंड आउट दूंगा तो आपको पता रहे कि सर ने इसमें लिखा है, तो एक बार देख लेना है, एटलीस्ट सरसरी निगाहों से देख लेना है। कैसी निगाहों से देखना है? सरसरी निगाहों से, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप करना है। तो हैंड आउट में रखने का मोटिव यही था कि मैं बच्चों को बताते चलूं कि ऐसा है। अगर एनसीईआरटी से पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, एक बच्ची लिख रही है सर एनसीईआरटी से पढ़े, हाँ उससे ही पढ़ सकते हो, अदरवाइज सेम थिंग इज हियर, सेम थिंग इज हियर। ठीक है, तो ये जरूर है। तो हैंड आउट में है तो आपको ये तो याद रहेगा ना सर ने कहा था पढ़ना है। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं तो बहुत दिमाग नहीं परेशान करना है, बट एक बार देख के जरूर चलना है। ठीक है, ये है आपका मर्क्यूरी सेल। तो अभी आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा सेक्शन और बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इसमें थोड़ा कंसेप्ट है और करोजन में थोड़ा कंसेप्ट है, तो मुझे सिखाना है विच इज रफली 10 to 15 मिनट। बट आप देखना जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो बस आपसे एक सवाल नहीं बनेगा, सारे सवाल बन जाएंगे, और वो सवाल है फ्यूल सेल की एफिशिएंसी वाला जो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये थ्योरी का सेक्शन है, ये भी पढ़ना है। आज अभी अपन इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, इसके कल नया चैप्टर, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास पता चलेगा। सोचो कितने चैप्टर बचे हैं, 2 ही तो बचे हैं कि 3 बचे हैं, तो सोचो कुछ न कुछ अच्छा स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे मैं क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ। सॉरी बेटा बस 3 मिनट रुकना है ना, मैं क्लास का हैंडआउट शेयर कर दूं। अच्छा, इतनी क्लियर आवाज आ रही है क्या? ऑलराइट, लो ये आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा। आप सबके सामने एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, और यही हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। एक मिनट मैं इसे लिंक पर भी सेव कर देता हूं।
मैंने यही हैंडआउट आपका लिंक पर भी सेव कर दिया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हाँ, थर्सडे को भी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक है, बट माइट बी पॉसिबल कैन कैंसिल। वो आप टाइम टेबल चेक करते रहना, ठीक है? ओके अंजलि बेटा, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।